नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के साथ आप सभी दर्शकों के सामने फिर से हाजिर हूँ। दर्शकों, आज का स्ट्रेट टॉक एक ऐसे टॉपिक पर है जो वर्तमान भारत में भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और ये बड़ा सवाल है कि क्यों महिला सुरक्षा के सवाल पर सरकारें या विभिन्न राजनीतिक दल गंभीर प्रयास करते नहीं दिखते हैं। क्या एक सुरक्षित समाज के बिना भारत में महिलाएं और भारत की बेटियां देश की अर्थव्यवस्था में एक्टिव रोल प्ले कर सकती हैं? भारत में ये किस तरह की नारी शक्ति वंदना हो रही है? ये जो प्रज्वल रेवन्ना जैसे निम्न स्तर के हाई प्रोफाइल प्रेडेटर्स होते हैं, वो एक के बाद एक कैसे महिलाओं को, कम उम्र की मासूम बेटियों पर अत्याचार करते रहते हैं, फिर वीडियोस भी बनाते रहते हैं। बीजेपी का नेता अपनी पार्टी को अलर्ट भी करता है, उसके कुकृत्यों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी बीजेपी टिकट दे देती है, जेडीएस टिकट दे देती है। पीएम मोदी रेवन्ना के लिए वोट मांगने भी पहुंच जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता। फिर रेपिस्ट रेवन्ना देश छोड़कर भाग जाता है। भारत की जनता, खास करके महिलाएं, देखती रह जाती हैं। अब क्या इंसाफ होगा भी? कई सवाल खड़े हैं और ये सवाल क्या हैं जिन पर हम समझने की कोशिश करेंगे और दर्शकों तक इस सवाल को लेकर जो जानकारियां हैं उनको पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। ये सवाल क्या है, स्ट्रेट टॉक के सीधा सीधा आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सांसद रेवन्ना देश छोड़कर भाग गया, क्या ये कानून के शासन की पोल खोलता है? भारत में किस तरह के कानून का शासन चल रहा है? बीजेपी को अलर्ट किया गया लेकिन परवाह नहीं की गई। ये सियासी गठबंधन की किस मजबूरी को दर्शाता है? कर्नाटक सरकार की भूमिका कितनी संदिग्ध कही जानी चाहिए? अमित शाह कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। केंद्र सरकार रेपिस्ट को सजा दिलाने में कितनी तत्पर दिखती है? कैंडिडेट चुनने का मापदंड भारत में निम्न स्तर की सियासत दर्शाता है। ये भी सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर जिताऊ जो कैंडिडेट है उसकी गुणवत्ता, उसकी जो क्वालिटी कैंडिडेट की बात होती है उसका भी ध्यान रखा जाता है या नहीं। हमारे साथ जो पैनल जुड़ चुका है इस मुद्दे को समझने के लिए आइए स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी की रमा महाजन जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस से करणवीर सिंह जुड़ चुके हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट नीलम चौधरी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और शुरुआत में रमा जी आपसे करना चाहूंगी। सबसे बड़ा सवाल तो आपके चयन पर ही उठ रहा है। पीएम मोदी आते हैं और रेवन्ना के लिए वोटों की अपील करते हैं, जबकि इससे पहले बीजेपी का ही एक नेता अलर्ट कर चुका होता है। इग्नोर क्यों किया गया, रमा जी? जो कुछ सामने आ रहा है बहुत निंदनीय है, क्योंकि एक महिला होने के नाते इसको ठीक नहीं कहा जा सकता। पर जहां तक मोदी जी का सवाल है, उनको एक कैंडिडेट के लिए कहा गया, वो उनके लिए गए, कैंपेनिंग करने के लिए गए। सजा देने की बात है, वो अमित शाह की बात ठीक है कि वो राज्य सरकार का काम है कि उनको सजा दे, और वो कैसे देश छोड़ के भाग गया ये राज्य सरकार का सब्जेक्ट है, ये केंद्र सरकार का सब्जेक्ट नहीं है। कर्नाटका में अपनी उनकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वो उनको चाहिए था कि इस तरह के रेपिस्ट जो है उनको सजा दे। कोई भी छानबीन होगी, हम उनके साथ हैं। जिस तरह अगर वो गुनाहगार पाया जाएगा तो उसको कोई हक नहीं है कि उसको सजा माफ हो सके। जी रमा जी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा है कि बीजेपी की सत्ता में जो तमाम एजेंसियां, उनको पता होता है कि कौन सा नेता क्या अपराध कर रहा है और उस पर किस तरह से शिकंजा कसा जाता है, लेकिन यहाँ पर एनडीए का उम्मीदवार देश छोड़कर भाग जाता है और आपको भनक तक नहीं लगी? नाक के नीचे से ऐसा हो गया? नाक के नीचे से राज्य सरकार का सब्जेक्ट है, उन्होंने कैसे जाने दिया उसको? वो कैसे चला गया देश छोड़कर? इसके लिए केंद्र सरकार को, हर चीज के लिए मोदी जी को और केंद्र सरकार को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। वो हो सकता है कि किसी तरह से गलती हो गई हो, परिवार के लोगों के द्वारा उनको नाम दिया गया, उनको बाकी जो लोगों के आसपास के लोगों के द्वारा नाम दिया गया, और मोदी जी अपने रूटीन में उनकी कैंपेनिंग के लिए चले गए हों। पर सजा देना, उसको बाहर ना जाने देना, ये तो राज्य सरकार का सब्जेक्ट है, ये केंद्र सरकार का। जी, लेकिन रमा जी मानेंगी कि मोदी जी से गलती हो गई? वो उनको पता नहीं था कि किस उम्मीदवार के लिए वोट की अपील कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये मानने वाली बात है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मानने वाली बात है।
गांधी जो मोदी जी जो है अपने रूटीन वर्क में उसकी कंपेनिंग के लिए चले गए। चलिए, मोदी जी से गलती हो गई और वो रेवन्ना के लिए वोट की अपील करने पहुंच गए, उनको पार्टी ने जानकारी सही सही नहीं दी। करणबीर जी, कांग्रेस पर जो आरोप लगा रही हैं बीजेपी की प्रवक्ता, आप क्या जवाब देंगे? लॉ एंड ऑर्डर, अमित शाह भी कहते हैं स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन रेवन्ना देश छोड़कर भाग जाते हैं, और अगर कांग्रेस सरकार वहां पर बनी हुई है तो फिर ये आरोप जो जून में सामने आ चुके थे, जनवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, लेकिन चुनाव वोटिंग से एक दिन पहले इसके वीडियोस पेन ड्राइव के जरिए सर्कुलेट कर दिए जाते हैं। कांग्रेस सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। करणबीर, मैम, सबसे पहले तो मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन होने से पहले एक इंडियन सिटीजन होने के नाते ये जो इंसिडेंट हुआ है इस पे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट अपना पेश करना चाहता हूं। और ये बहुत ही डिस्टेस्टफुल इंसिडेंट है, बहुत ही दुखदाई इंसिडेंट है जो देश में हुआ है। मगर सोचने वाली बात यह है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के पोते जो एक पोजीशन ऑफ पावर में है वो ऐसी हरकत करते हैं और स्कॉट फ्री निकल जाते हैं। मैं ये सवाल राज्य स्टेट गवर्नमेंट पे पूछते हैं, मेरे मन में तो सिर्फ एक ही चीज आती है कि ऐसे इत्तेफाक बीजेपी के साथ कई बारी होते हैं, चाहे वो बृजभूषण जी हो, चाहे वो राम दुलार गौड़ जी हो, चाहे वो कुलदीप सिंह सेनगर हो। सारे रेपिस्ट जो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, मोदी जी से गलती हो जाती है, उन्हें दिखता नहीं, उन्हें समझ नहीं आता। ये बहुत ही अच्छा एक्सक्यूज है, पर मैं आदरणीय बीजेपी की प्रवक्ता से कहना चाहूंगा, वो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनकी पोस्ट कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। आपके संज्ञान में ये बात जून में आई, दिसंबर 2023 में जो ये लेटर लिखी गई थी देवराज गौड़ा जी की तरफ से, होम मिनिस्टर को लेटर लिखी गई जो आपके राइट हैंड मैन है अमित शाह जी, आपको बताया गया, आपके संज्ञान में ये बात लाई गई कि ये व्यक्ति महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता है। और इतना, मैं ये कहता हूं ये वर्ड, आई एम सॉरी, इतना घटिया आदमी है वो जिसने 3000 वीडियोस अपनी ही कार्यकर्ताओं की और अपने वर्कर्स की, यहां तक कि मेरे को सुनने में आया एक 60 साल की बेचारी ओल्ड लेडी की तक वीडियो बनाई। और आज अगर इस चीज को आके भारतीय जनता पार्टी डिफेंड करती है कि मोदी जी से गलती हो गई, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। इनफैक्ट आपको आके इस चीज के लिए अपोलोजाइज करना चाहिए कि हमारी पार्टी रेपिस्ट को और ऐसे सेक्सुअल प्रेडेटर्स को चांस देती है। आपके संज्ञान में बात थी, आपने उसे एनडीए का कैंडिडेट बनाया, मोदी जी वहां गए, पीठ पे थापियां मारी, उसको खूब हल्लाशेरी दी। और एक और बात मैं आपको लीगली भी करेक्ट करना चाहता हूं और फैक्चुअली भी करेक्ट करना चाहता हूं जी। इस लेटर के बाद 2 एमएलए भी अमित शाह जी से मिले जब वो कर्नाटका के दौरे पर आए थे, उन्होंने भी इस बात का बताया, जिक्र किया कि ऐसे ऐसे जी हो रहा है, ये प्रज्वल एक बहुत ही गलत आदमी है और आप कृपया इस पे एक्शन लीजिए। मगर कुछ नहीं बोला गया। इनफैक्ट ये बात करते हैं, ये मुद्दा कैट इज आउट ऑफ द बॉक्स नाउ, अब जैसे ही चीज बाहर आई है तो इस पे एक्शन लिया गया। मैं पूछता हूं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तो 2 मिनट में किसी सेंट्रल एजेंसीज एक्टिवेट हो जाती हैं, स्टेट का मुद्दा तो आता ही नहीं है, तो 2 मिनट में ज्यूरिडिक्शन बना के पहले आता है। इस मामले में करण, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूं, लेकिन स्टेट का मुद्दा पहले आता है। पहले अगर इनको दिसंबर तक पता था, ठीक है रमा जी, मैं आऊंगी आपके पास। करणबीर जी, अरे मैम, दिसंबर में आपके लीडर ने लिखा है बीजेपी को, हमें कुछ नहीं, आपके पर्सनल, आपको पहले बता था, आपने क्या एक्शन लिया? तो ये बातें फजूल की ना करें। और मैं एक और आपको बता देता हूं, शायद आप लीगली साउंड नहीं होंगे, आपको शायद केस का पूरा पता होना चाहिए कि प्रज्वल रेवाना ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से गैग ऑर्डर्स भी लिए 86 मीडिया एजेंसीज के बारे में जो इसके बारे में बात फैला रहे थे। लीगल रिकॉर्ड्स उन्होंने लेने की कोशिश करी, तो बातों को गलत ट्विस्ट ना मैनिफेस्ट किया जाए। आप ये बताइए कि आपके संज्ञान में था। करण, बात कोर्ट तक पहुंच गई, लेकिन सरकार को पता नहीं चला कि सच अ प्रेडेटर, देखिए मैम, जो उन्होंने गैग ऑर्डर लिया था। करणबीर, अगर आपको अपनी बात रखनी है, क्योंकि आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए संक्षेप में, लेकिन क्योंकि मैं अगला सवाल नीलम जी से लेना चाहूंगी। जी मैम, मैं तो एक और, जैसे ही आपने ब्रेक लिया, मेरे तो मन में एक और बात आया कि जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, जो कि वैसे तो हर टाइम एक्टिव रहता है, मगर जब भी किसी बीजेपी या उनके किसी एलआई की बात हो जाती है तब शांत हो जाता है। और एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ तक सिर्फ प्रज्वल रेवाना तक बात नहीं रुकी, उनके पिताजी पर भी सेम एलिगेशन लगाए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, करणबीर ने अपनी बात यहाँ पर रखी है और राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस तरह के आयोग का क्या अब
भूमिका रह गई है, किस तरह के एक्शंस वो लेते हैं, इसमें सवाल हर सरकार में ज़रूर उठते हैं। नीलम मैम, मैं आपसे समझना चाहूँगी, रेवन्ना जो कि देश छोड़कर भाग गया, क्या वापस लौट पाएगा? और इसमें सबसे बड़ी भूमिका आप किसकी देखती हैं, केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की, सिद्धारमैया की? देखिए नेहा, जो देश छोड़कर भागता है वो वापस कब आता है? पिछले 10 साल में 50 से ज्यादा जो फाइनेंशियल क्रिमिनल्स हैं वो जो देश को छोड़कर भाग कर गए, उनमें से क्या एक को भी सरकार ला पाई है? तो क्रिमिनल्स को पता होता है कि वो कहाँ पर सुरक्षित हैं, जी। तो इसीलिए वो देश छोड़कर भागते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा कि उन्हें भागने जाने देने में आप देखिए, इसमें सेंट्रल एजेंसीज के पास भी सारी रिपोर्ट्स होती हैं, हमारी जो आईबी है इनके पास भी सारी खबरें होती हैं, सीबीआई को भी सब पता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकार से रिलेटेड जिनके पास पावरफुल लोग हैं वो भागने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा 50 से ज्यादा लोग गए हैं, तो एक और चला गया तो क्या फर्क पड़ता है, कोई वापस नहीं आने वाला। तो पहली बात तो ये कि एक तो ये कि बहुत सीरियस क्राइम है महिलाओं के अगेंस्ट। शायद अब तक का जैसे एक निथाड़ी कांड हुआ था ना, बच्चों को मार के जो मांस खाने वाले लोग थे, ये उससे भी भयानक स्तर का महिलाओं के प्रति होने वाला जो ये शोषण है, शायद इससे बड़ा कारनामा तो आज तक किसी और ने करके नहीं दिखाया होगा, जो केस हमारे सामने बेहद शर्मनाक है। ऊंचे पद पर बैठा हुआ शख्स जो कि एक सांसद है और एनडीए का मौजूदा उम्मीदवार भी। राइट देखिए, एक तो एक साधारण व्यक्ति होता है जो गरीब परिवार से होता है, उसके लिए तो सारे के सारे जो लोग हैं, सारी पार्टियां हैं, वो खड़ी हो जाती हैं उसको सजा दिलवाने के लिए। लेकिन जब ये कोई जो इस तरह का क्राइम करने वाला इन्फ्लुएंशियल बंदा होता है, या और स्पेशली अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, तो उसके अगेंस्ट तो सब जो है ऐसी चुप्पी साध लेते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हमारी जो महिला मंत्री हैं जो स्मृति ईरानी है, आज देखिए उनकी कोई आवाज नहीं निकली। और यही संदेश खाली में जब हुआ तो कैसे बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री ने भी इस विषय को उठाया था। और वहीं पर जब आप देखिए मणिपुर में सियाचिन ग्लेशियर के जो हमारे एक सेनानी थे, उनकी पत्नी को किस तरह से न्यूड ट्रेड करवाई थी और उनको बाद में मार दिया गया था, उन वीडियोस पर भी कोई नहीं बोला था। तो जो महिलाओं के अगेंस्ट जो शोषण होता है वो भी पॉलिटिकल हो गया है कि अगर वो सरकार के पक्ष में है तो वो चुप रहेंगे, और अगर वो अपोजिशन पार्टी से रिलेटेड है तो वो शोर मचाएंगे। लेकिन नीलम, तो यहाँ पर मैं कांग्रेस की सरकार की भूमिका पर भी आपसे कमेंट जरूर लेना चाहूंगी। सिद्धारमैया ने क्या चूक कर दी समय पर एक्शन ना लेकर? देखिए पिछले साल 20 मई को ये सरकार बनी थी, आई थिंक 13 या 14 मई को इलेक्शंस हुए थे। तो उसके बाद जो है कांग्रेस गवर्नमेंट सरकार में आई थी। उससे पहले जैसे अभी मेंशन भी किया कि उसने अपने मीडिया के अगेंस्ट जो केस डाला था उसके लिए गैग ऑर्डर ले लिया था। तो ये चीजें जो हैं वो इतनी आसानी से खुलती नहीं है, अंदेशा जरूर होता है, लेकिन ये चीजें सामने कब आई हैं जब उसका जो एक ड्राइवर है उसके अगेंस्ट जो है उनकी आपस में कुछ कहासुनी हुई, तो उसके थ्रू ये कहा जाता है कि ये जो एक देवराज गौड़ा है, ड्राइवर के थ्रू उनके पास वो पेन ड्राइव में ये डेटा गया था। तो जब देवराज ने पीसी की थी और अपनी पार्टी में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा था, होम मिनिस्टर को भी लिखा था, नड्डा जी को भी लिखा था, तो ये सबके संज्ञान में ये पार्टी लेवल पे बीजेपी भाजपा के लेवल पे ये सारी चीजें आई थी। और उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि ये अगर कांग्रेस के हाथ लग जाए तो ये हमें उसका नुकसान हो सकता है, इसलिए आप जेडीएस के साथ पार्टनरशिप ना करें और या फिर इसको आप कैंडिडेट ना बनाएं। तो तब तक उस चीजों से हमें ये लगता है कि हो सकता है कि कांग्रेस के पास तब तक सबूत ना हो, लेकिन ये सबूत कब उनके हाथ लगे हैं, ये अभी 26 अप्रैल को वोटिंग होनी थी, 25 अप्रैल को हजारों जो पेन ड्राइव से ये मिली है। 25 अप्रैल के दिन जो ये सर्कुलेट किया गया पेन ड्राइव अलग अलग जगहों पर, ये किस तरह की पॉलिटिक्स का नजारा है कि वोटिंग से एक दिन पहले ये सर्कुलेट किया जा रहा है, बल्कि ये तो पहले हो जाना चाहिए था अगर वाकई में ये महिलाओं को न्याय दिलाने की बात है। नीलम मैम देखिए, इसमें जो है एक बीजेपी और जेडीएस की भी आपस का एक क्लैश नजर आता है। ये जो देवराज गौड़ा है, इनका ये जो रेड्डी परिवार है, ये जो प्रसन्ना और इनके पिताजी, इनके साथ उनकी कुछ अच्छी बनती भी नहीं है। तो एक वो पर्सनल जेलसी भी यहाँ पे हमें नजर आते हैं, जिसका कि उन्होंने बदला लेने की कोशिश की थी, क्योंकि कोई भी उन्हें कैंडिडेट हसन से कैंडिडेट बनाने के पक्ष में नहीं था। तो बीजेपी के जो वहां के जो लोकल लीडर्स हैं, ये उनके द्वारा किया गया एक कारनामा नजर आता है, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि ये उम्मीदवार बने, तो इससे उनकी इमेज का नुकसान होता है। और इसी वजह से जब कांग्रेस के पास ये खबर आती है तो नेचुरली उन्होंने एक एसआईटी बिठाई है, लेकिन उससे पहले ही जैसे कि उनके पास होता है सारी खबरें, तो ये देश छोड़कर भाग चुके थे। तो एटलीस्ट इस वक्त भी उनके पिता को भी अरेस्ट किया जा सकता है, उनका भी नाम है और उनके ऊपर दबाव डाला जा सकता है कि वो अपने बेटे को वापस लें। बीजेपी को अपना गठबंधन तोड़ लेना चाहिए जेडीएस से?
यस, अगर थोड़ी सी भी मोरालिटी अगर सरकार में है तो वो इमीडिएटली, क्योंकि उन्हें पहले से इस चीज की खबर थी, या तो प्रधानमंत्री को स्वयं कहना चाहिए कि मैंने ऐसे कैंडिडेट के लिए वोट मांगा, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं, लेकिन उनकी तरफ से ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं आई। वे कभी भी जो भी इंसिडेंट होता है उसके लिए कभी भी माफी नहीं मांगते, पहली बात तो ये। दूसरा, देखिए जैसे ही सरकार खुद दावे कर रही है कि वो 370 तो वो खुद ही ले जाएंगे, तो अगर जेडीएस उनको छोड़ भी देती है, उससे गठबंधन भी टूट जाता है, तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला चाहिए। तो एक मोरालिटी के आधार पर अगर प्रधानमंत्री ऐसा डिसीजन लेते हैं तो शायद उनके पक्ष में एक बड़ी पॉजिटिव वेव आएगी। अदरवाइज ये मुद्दा पॉलिटिकली बहुत नुकसान करने वाला है। इलेक्शन टाइम है, अभी सिर्फ 2 का ही हुआ है, अभी एक और चरण कर्नाटक में बाकी है। रमा जी, अपेक्षा की जा रही है कि 14 सीटों के लिए अभी चुनाव होने वाले हैं प्रदेश में, और अगर खाना पूर्ति की जाएगी या फिर जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई करना चाहती है पार्टी, तो जेडीएस के प्रति आपका जो रुख है उसमें क्या बदलाव, या फिर जो आरोपी है जो देश छोड़कर भाग गया उसके खिलाफ उसको भारत लाने के लिए क्या कार्रवाई करेगी सरकार? रमा जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें इसका बहुत दुख है कि इस तरह का हुआ है इंसिडेंस, पर इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको पहले उसकी तफ्तीश करनी चाहिए कि क्या हुआ है। उसको उनका काम है ये वापस लेके आना। माफी हम इसको निंदनीय मानते हैं कि इस तरह का हुआ है काम। हम ये भी मानते हैं कि मोदी जी वहां गए हैं, उसके लिए कंपेनिंग की है, उनके संज्ञान में ये बात नहीं थी। अगर किसी तक पहुंची होती तो रमा जी, अगर उनके संज्ञान में ये बात नहीं थी तो प्रदेश बीजेपी की नाकामी है, ये लापरवाही, बड़ी लापरवाही, कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ये लापरवाही है उनकी, उन्होंने इस तरह का संज्ञान मोदी जी को नहीं दिया और मोदी जी उनकी कंपेनिंग करके आए हैं। और अब ये स्टेट गवर्नमेंट की बात बनती है कि वो उसका जो है तफ्तीश करे, उनको वापिस लेके आए, ये उनका काम है। लेकिन रमा जी, मैं ये समझना चाहूंगी, जेडीएस से आपका गठबंधन है और जेडीएस का जो एक प्रभावशाली परिवार है, एच.डी. देवेगौड़ा का परिवार है, क्या आप उम्मीद करेंगे कि वो कोई यहाँ पर स्पष्टीकरण दे, या फिर गठबंधन में जो रिश्ते हैं वो खटास आनी चाहिए, क्योंकि बात महिला सुरक्षा की हो रही है? महिला सुरक्षा हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है। हम महिलाओं का बहुत आदर करते हैं और इसके अगर कोई ऐसा कारण आएगा तो हम बिल्कुल वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे गठबंधन तोड़। पर ये स्टेट गवर्नमेंट की है कि वे तफ्तीश करे और पूरे सबूत सामने ले जाए। जी, 1 मिनट गठबंधन तोड़ने में नहीं लगाएंगे। रमा जी कह रही हैं कि अगर ये जो आरोप है ये इसमें सच्चाई होगी तो बीजेपी सख्त फैसला भी लेने के लिए तैयार है। करणवीर जी, क्या कहेंगे? आपकी भूमिका पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस की सरकार की भूमिका पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं, जैसे कि नीलम जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात पर पूरी लाइट डाली, मैं बहुत अच्छा लगा सुनकर। उन्होंने बहुत क्लैरिटी से बात बताई कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या क्या हुआ था। मैं, आदरणीय हमारी भाजपा की प्रवक्ता है, उन्होंने जब से डिबेट शुरू हुई है, मुझे तो बड़ा सॉरी फील होता है कि उन्होंने सिर्फ बार बार ये बोला कि कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस की गलती है, एनडीए का कैंडिडेट है, आपकी अलायंस का पार्टी का कैंडिडेट है। रादर देन ओनिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटी, रादर देन अकाउंटेबिलिटी, आप एक ऐसी पार्टी को उनको आप बार बार ब्लेम गेम खेल रहे हो कि ये उसका बात, कि ये कांग्रेस का फेलियर है, कांग्रेस का फेलियर है। व्हेन द कैट इज आउट ऑफ द बॉक्स, जब बात अभी आई, और मैं ये बोलता हूँ, ये देवेगौड़ा जी के पास गए थे इनके ड्राइवर, तो ये बीजेपी ने ही बाद में जो इनके आपस में रिफ्ट है, उन्होंने ये चीज बाहर आई। जैसे ही ये चीज बाहर आई, इस पे एक्शन हुआ गया, एफआईआर रजिस्टर करी गई। नीलम जी ने बिल्कुल अच्छे से बोला कि क्यों उनके फादर को अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो कंट्रोल करती है इमिग्रेशन, उन्होंने कैसे उसको बाहर जाने दिया जब ये बात, और अब हमने कब कहा कि फादर को ना अरेस्ट करे, गवर्नमेंट करे, स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है वो करे। एक मिनट मैम, मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूँ। एक सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ। वैसे तो फटाफट सीबीआई केस ट्रांसफर कर लेती है, फटाफट संज्ञान ले लेती है बातों का। अब यहाँ पे सीबीआई क्यों नहीं संज्ञान ले रही, क्यों नहीं सीबीआई टेक ओवर कर लेती इन्वेस्टिगेशन? तो ये सारे दोहरे मापदंड है। कांग्रेस को ब्लेम करने से पहले आप अपने आप को देखिए। मैडम, आपसे तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप तो एक महिला हैं, एक महिला का दर्द तो समझिए। ये तो मैं तो फिर एक मेल हूँ, एक मैन हूँ जो दोनों की, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर महिला सुरक्षा की बात आती है
तो दोनों की ही समान जवाबदेही है, और खासकर एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते तो बहुत ही अपेक्षा ज्यादा की जाती है। तो आज के दिन भारत में एक बड़ा सवाल ये कि प्रज्वल रेवन्ना, जिसे प्रीडेटर की संज्ञा भी दी जा रही है, क्या वो भारत लाया जाएगा? क्या उन महिलाओं को इंसाफ मिलेगा जिसका शोषण उसने किया है, उसका वीडियो बनाया है और अब वो वीडियो सर्कुलेट किए गए हैं, और उन विक्टिम्स को जो उनकी आइडेंटिटी पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कैसे उनकी आइडेंटिटी भी लीक कर दी गई, इस पर भी जो जांच होगी वो कब तक इंसाफ इन महिलाओं को दिला पाएगी, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ नीलम चौधरी भी जुड़ी हुई हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। नीलम, मैं समझना चाहूंगी कि आज के भारत में, वर्तमान के भारत में, क्या कोई भी पार्टी किसी भी कैंडिडेट को चुनने के लिए कुछ पैरामीटर्स, कुछ मापदंडों का ध्यान रखती है कि सिर्फ जिताऊ या फिर ये हार जाएगा? यही दो सबसे मुख्य मुद्दे होते हैं, मुख्य बातें उसकी राजनीतिक दल के विचार में रहती हैं, ना कि ये कि वो शख्स कैसा है, वो शख्स किस आचरण का पालन करता है। नीलम मैम। नेहा, देखिए, पॉलिटिक्स जो है पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं केवल और केवल नंबर गेम रह गया है कि हमें जो पावर में आने के लिए इतना नंबर चाहिए, इतनी सीट चाहिए, वो कैसे आएंगी, बस इसका हिसाब किताब करना है। और वो सीट कौन दिला सकता है? तो एक जो जिताऊ कैंडिडेट का जो एक हमारे पास विनिंग कैंडिडेट का एक जो फॉर्मूला है, वो सिर्फ उस व्यक्ति पर इतना डॉट करते हैं कि ये हमें जिता सकता है, इसके पीछे पैसा है या इसके पीछे कितने वोट्स हैं। अब वो वोट्स कैसे लेता है? डरा धमका कर लेता है या अपनी किसी अच्छी इमेज के तरीके से लेता है? आप देखिए, पिछले कुछ समय से हमारे पास जो कैंडिडेट्स हैं, स्पेशली अगर हम भाजपा का ही देखें, तो उसमें ज्यादा संख्या किस तरह के लोगों की है? जो किसी ना किसी तरह से मीडिया से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, खेलों से जुड़े हैं, एजुकेशनिस्ट नहीं है, जो लीगल बैकग्राउंड से लोग नहीं है। तो इस तरह के लोग हैं जो लोगों को अपने डायलॉग सुनाते हैं अपने भाषणों में, अपने जो है जो फोटोग्राफ्स है कि आप खेत काटते में से गेहूं काट रहे हैं, इस तरह की फोटोग्राफ्स दिखाते हैं। तो जो एक स्टैंडर्ड होता है, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो चीजें आज के कैंडिडेट्स में लैक करती हैं। केवल और केवल पैसे और उनकी जो जनता के अंदर जो दूसरी वजहों से पॉपुलैरिटी है, उसको भुनाया जाता है। तो ये ऐसा समझा जाता है कि ये जिताऊ कैंडिडेट है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप देखिए, हर एक पार्टी जब किसी को कैंडिडेट देती है, या अपने उनके सहयोगी भी है, और स्पेशली भाजपा, उनकी पूरी जन्म कुंडली उनके पास होती है, किसके पास कितना पैसा है, इसके वीक पॉइंट्स क्या है, इसके प्लस पॉइंट क्या है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उन्हें ब्रिजभूषण का बैकग्राउंड ना पता हो, उन्हें प्रज्वल का, इस रेवन्ना का इसका बैकग्राउंड ना पता हो, उन्हें जो है कितने ही तरह के इनके एक से बढ़कर एक जो कैंडिडेट्स होते हैं, सब कुछ पता होता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो उनके पास, या तो किसी कैंडिडेट के पास पैसा बहुत ज्यादा है, या उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड इतना जबरदस्त है कि लगता है कि वो उन्हें सीट जिता देगा, तो केवल और केवल सीट के लिए ही जो ये समझौते किए जाते हैं। और ऐसा कहना कि प्रधानमंत्री को बिल्कुल नहीं पता, वो बहुत मासूम, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्हें एक एक कैंडिडेट के बारे में सब कुछ पता होता है, सारी खबर होती है। लेकिन जो एक 400 पार का जो एक नशा है कि हमें इतनी सीट्स चाहिए, उसके लिए इनको दरकिनार कर दिया जाता है। तो ये जो जब तक 4 जून नहीं आएगी, तब तक ऐसे जेडीएस जैसे जो सहयोगी दल है, या इनकी अपने पार्टी के कैंडिडेट्स, उनसे किनारा नहीं किया जाएगा। आज की डेट में देखिए, हम नहीं जानते कि हो सकता है ब्रिजभूषण का भी टिकट मिल जाए, वो भी लाइन में खड़ा है। तो जो भी जिताऊ कैंडिडेट है, उसको टिकट देने में कोई भी पार्टी नहीं हिचकिचाती, उसके लिए चाहे उसका बैकग्राउंड भी उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। रमा जी, बहुत बड़ा आरोप बीजेपी पार्टी पर लग रहा है कि जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए। क्या जवाब देंगी कि बीजेपी को तो सब कुछ पता होता है कि हर एक का अपना प्रोफेशन होता है, उसमें एडवोकेट भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, और फिल्मकार भी हो सकते हैं, गेम्स के भी हो सकते हैं। इसमें इस तरह की बात करने की किसी फिल्मकार जो है वो नहीं आ सकते हैं, इस तरह का कोई ऐसा परिवधान नहीं है कि वो जो प्रोफेशन है उसकी वजह से वो पॉलिटिक्स पे नहीं आ सकता। अब बांसुरी जी वहां पे सुषमा स्वराज की बेटी, वो एडवोकेट है, अरुण जेटली एडवोकेट थे, और इस तरह के प्रोफेशन को लेके उंगली उठाना ये ठीक नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है। एक मिनट आप जी नीलम, मैं आऊंगी, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, आई वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग। मैंने उस पे उंगली नहीं उठाई है, मैंने ये कहा है कि उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो कलाकारों का होता है वो ज्यादा होता है, तो उस इन्फ्लुएंस का बेनिफिट जो है वो पार्टीज लेती हैं। ये चीज मैंने आपको मेंशन की है। It is not reflecting the responsibility they hold. Is it like that, Raba ji? Just area of influence उनका ज्यादा नहीं है कि अगर वो
उसमें है, इस प्रोफेशन में है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। जरूरी है कि एडवोकेट ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है, ठीक है। मैंने जो कहा अलग area अलग of पेशे influence के का ऐसे लोगों अपना का सम्मान ज्यादा होता है, लेकिन जब बात ये है कि जब आप जनप्रतिनिधि हो जाते हैं तो आपको जनप्रतिनिधि के रूप में जो है अपनी जिम्मेदारियां बखूबी उसका निर्वहन करना चाहिए, लेकिन ऐसा देखा कम ही जाता है। एक बार अगर आप सांसद बन जाते हैं तो फिर आप वापस से मुंबई ज़्यादा दिखते हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं दिखते हैं। चंडीगढ़ की सांसद के बारे में भी यही आरोप लगते रहे हैं। रमा जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि उम्मीदवारों के चयन में क्या बीजेपी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है सिर्फ और सिर्फ जिताऊ और उस कैंडिडेट सहयोगी दल अगर ये चुन रही थी, लेकिन आपको तो देखना चाहिए था, आपके पास सबकी कुंडली होती है कि किस उम्मीदवार का जो है बर्ताव कैसा है या फिर उसका पूरा का पूरा राजनीतिक करियर कैसा रहा है। रमा जी, अगर इतने कैंडिडेट चुने गए हैं, उसमें एक कैंडिडेट ऐसा आ गया है, बाकी कैंडिडेट सारे चुने हैं ना, उनकी कुंडली देखकर चुने गए हैं। अगर योगी जी इस टाइम पे कैंडिडेट थे, मुख्यमंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठी है। उधर अरुण जेटली की बात कर लें, सुषमा स्वराज जी की बात कर लें, तो स्मृति ईरानी की भी ये बात कर की, तो स्मृति ईरानी का प्रोफेशन भी वही था। उन्होंने दोबारा मुड़ के वहां नहीं देखा और अपने अमेठी के क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह संभाल कर बैठी जी। तो ये प्रोफेशन के कारण ऐसे कहना ये गलत है जी। नहीं, मैं प्रोफेशन की बात नहीं, मैं किसी भी उम्मीदवार के आचरण की बात करूंगी कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसके ऊपर किस तरह के आरोप लगे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि पार्टी को पता ही ना चले, जो इसके ऊपर इतना एक प्रेडेटर की संज्ञा दी जा रही है, उसने एक के बाद एक कई महिलाओं को अपना शिकार बनाया। सिर्फ एक महिला, एक कैंडिडेट पे ऐसे हुआ है ना, बाकी कैंडिडेट किसी पे आप उंगली उठाकर देख ले, कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिस पर आप उंगली उठा सके। आप अगर बहुत अच्छे प्रोफेशन में जो थे, हेमा मालिनी थी, मथुरा से वो इलेक्शन लड़ रही है, तीसरी बार वो इलेक्शन लड़ रही है इस समय जी। उसके बाद कितने भी इलेक्शन जो हैं और सब हैट्रिक बनाने के उस पे बैठे हुए हैं, और इस तरह का कहना कि वो सिलेक्शन में गलती हो गई है, इतने सारे कैंडिडेट्स में नहीं हुई, एक कैंडिडेट में हुई गलती, तो वो हम कह रहे हैं तो गलत हुआ है। मोदी जी वहां गए हैं, उनकी कंपेनिंग में गए हैं, उसके बाद उसका संज्ञान लिया गया है, और जहां तक उसके पिताजी को अरेस्ट करने का है तो वो स्टेट गवर्नमेंट उसको अरेस्ट कर सकती है, हमने कोई इस पे बाधा नहीं डाली। बिल्कुल। करणबीर, क्या पिताजी को अरेस्ट किया जाएगा? उन पर भी आरोप लग रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। देखिए मैम, मैं तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ कि अभी जो हमारा डिबेट है, आज का डिबेट ये है कि एक ऐसे कैंडिडेट जो कि एनडीए पार्टी से है, उसकी अकाउंटेबिलिटी की डिबेट है। हम पता नहीं इस डिबेट को क्यों उस साइड लेने जा रहे हैं। मैं एक मिनट, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ कि क्या प्रोफेशन है कैंडिडेट्स का या गलती हो गई। ये गलती नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एनडीए और बीजेपी की एक मानसिकता दर्शाता है। एक इंसिडेंट नहीं है, मैं 1000 इंसिडेंट कह सकता हूं जहां पे सेक्सुअल प्रेडेटर्स पे कोई एक्शन नहीं हुआ, ब्रिजभूषण पे एक एक्शन नहीं हुआ, कुलदीप सिंह सेनगर इनके पार्टी के थे, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर केस हुआ। मैं एक नहीं अनगिनत एग्जांपल्स दे सकता हूं इस बीजेपी के 10 साल की गवर्नमेंट में, जहां पे रेपिस्ट, सेक्सुअल प्रेडेटर्स और सेक्सुअल असॉल्ट करने वालों को प्रोटेक्ट किया जाता है। और बात ऐसे है कि ये सिर्फ आकड़ है, जो एक एरोगेंस होती है ना प्रधानमंत्री की, कि मैंने कह दिया तो कह दिया, अगर मैंने बोल दिया तो मैं नहीं पीछे हटूंगा। वो अपने मुंह से सॉरी तो क्या, वो अपनी गलती तक मांगने के लिए तैयार नहीं होते। और जहां तक एक्शन की बात है, मैं तो ये पूछता हूं कि ये तो अब इंसिडेंट सामने आया है, क्यों नहीं इस पे ये संज्ञान था। अब हमारी आदरणीय प्रवक्ता कहती है कि मोदी जी को पता नहीं था। अरे प्रधानमंत्री हैं वो, आप एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो सबसे रिचेस्ट हो गई है इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे ले लेके। आपकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन इतनी वीक है कि उनको पता ही नहीं कि आप किन कैंडिडेट्स को फाइल कर रहे हो। ये सब कहने की बात है, ये सिर्फ सत्ता का नशा है। सत्ता के नशे में चाहे कोई रेपिस्ट आए, कोई मर्डरर आए, हम तो उसको टिकट देंगे ही देंगे। अगर आप में इतना है तो आप अपना अलायंस क्यों नहीं तोड़ देते? करिए ना, इस पे दीजिए स्टेटमेंट। ठीक है, अमित शाह जी पर नजर रहेगी, लेकिन ये जो कांग्रेस है उसके कैंपेन पर भी नजर रहेगी कि कांग्रेस अगले चरण के मतदान से पहले किस तरह का कैंपेन प्रदेश में चलाती है। नीलम, मैं आपसे समझना चाहूंगी, प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर भाग गया है और अब
अलग अलग सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर सीएम सिद्धारमैया, सबकी अपनी अपनी भूमिका, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन क्या ये जो आरोपी देश छोड़कर भाग गया है उसे वापस भारत लाकर उसे कानून के तहत सजा दी जाएगी, उन महिलाओं को इंसाफ मिलेगा? ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ है सबकी भूमिका पर, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि जेडीएस का अब क्या होगा, लोकसभा चुनाव पर जो चल रहे हैं उसकी भूमिका पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा, बीजेपी को इसका कितना नुकसान हो सकता है। हमारे साथ नीलम चौधरी पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ी हुई हैं। मैं समझना चाहूंगी नीलम मैम कि विधानसभा चुनाव के बाद हमने देखा था कि किस तरह से जेडीएस का जो प्रभाव है वो सीमित हो गया है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने गठबंधन में जाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि हो सकता है कि कर्नाटक में दोबारा से कुछ स्थिति सुधर जाए। लेकिन जेडीएस को एक बड़ा झटका और साथ ही साथ बीजेपी को, आपको लोकसभा चुनाव के तहत इस मसले का कितना असर आप देख पा रही हैं? नेहा, देखिए, कर्नाटक में बीजेपी हमेशा से ही मजबूत रही है। स्पेशली जब केंद्र के चुनाव होते हैं तो लोग सेंटर पर काफी भरोसा करते हैं, बीजेपी पर काफी भरोसा करते हैं। पिछली बार भी उन्होंने ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया था, उससे पहले का भी देखें तो काफी बीजेपी को अच्छी सीट्स मिलती रही हैं। और यही शायद उम्मीद भाजपा को इस बार भी थी कि जैसे हमेशा से उन्हें सीट मिलती है, इस बार भी शायद जेडीएस को साथ में रखने से वो ज्यादा से ज्यादा सीट निकाल पाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरा, जो रेवन्ना वाला मामला है ये उन्हें पहले से भी पता था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने चांस लिया। लेकिन जिस तरीके से ये चीज सबके सामने आई है, अभी तो सिर्फ 2 फेज की वोटिंग हुई है और करीबन 190 के आसपास की सीट्स पर ही डिसीजन जो है वोटिंग मशीन्स में गया है। अभी भी जो है करीबन 353 सीट्स पर अभी भी मुकाबला बाकी है, बाकी के फेजेस में जो होना है। तो ये जो रेवन्ना का भूत जो है, जब ये वोटर्स के दिमाग में जाएगा, उन्हें ये पता चलेगा कि एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने इतने घृणित अपराध किए हैं, उसके बावजूद भी वो देश छोड़कर चला जाता है और केंद्र सरकार उसको वापस लाने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही है, तो इसका जो बहुत बुरा प्रभाव है वो पब्लिक और वोटर्स पर पड़ेगा और बीजेपी को इसका काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पहली बात तो ये। दूसरा, आप देखिए, इस बात को दबाने की कोशिश भी नेचुरली की जाएंगी। आज और कल भी जो प्रधानमंत्री कर्नाटका में उन्होंने भाषण दिए हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी इस विषय को अपने भाषण के बीच में कोई जगह नहीं दी है। तो वो इस चीज को मेंशन है। बेशक हमारे पास जो भाजपा की प्रवक्ता है वो कह रही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री से गलती हुई है, उन्हें गलत जानकारी दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी वो किसी भी पब्लिक स्पीच में इस चीज को एडमिट नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने एक गलत व्यक्ति के लिए जो है सपोर्ट मांगी कि आप मेरे हाथ मजबूत करें उन्हें जिताकर। तो पहली बात तो ये कि उन्होंने गलती नहीं मानी है। दूसरा, अगर किसी ने उन्हें गलत जानकारी दी थी तो उन्होंने उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया है। तो ये प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा जिम्मेदार वाली पोजीशन होती है जो ये नहीं कह सकते। ये तो उन्होंने मणिपुर के बारे में भी नहीं कहा कि मुझे जानकारी नहीं थी। तो ये जो चीजें होती हैं ये आप एक लेवल तक कह सकते हैं, लेकिन आप कभी देखिए जो केंद्र में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस चीज को इस तरीके से नहीं कहेगा, जैसे कि भाजपा की प्रवक्ता ने बड़ी सफाई से अभी कहा भी है। तो इस तरह की चीजें जो है अगर स्वीकार कर ले तो शायद उनका कद थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन इलेक्शन का ऐसा फायदा इलेक्शन में मिल पाएगा अगर वो प्रधानमंत्री मान लीजिए कि पोस्ट ही कर देते हैं कि मुझे ज्ञात नहीं था, लेकिन अब इस आरोपी को सजा दी जाएगी, तो हो सकता है कि जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई हो जाएगी। करेक्ट। अगर प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं तो उनके पक्ष में जो एक वेव जो है बहुत मजबूत हो जाएगी। ये हम हमेशा से कहते रहे। ऐसा ही अगर वो मणिपुर की महिलाओं के साथ खड़े होते, रेसलर महिलाओं के साथ खड़े होते, तो हमारे प्रधानमंत्री का एक पिता के रूप में बहुत बड़ा कद हो जाता और आज उन्हें इस तरह के इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद ना करनी पड़ती जितनी की इस बार वो इलेक्शन जीतने के लिए कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव नोट की बजाय जो है भाजपा एक नेगेटिव नोट पर कैंपेनिंग कर रही है। नीलम मैम, मैं रमा जी से अगला सवाल लेना चाहूंगी। दोनों ही बातें हैं रमा जी। एक तो प्रधानमंत्री की जवाबदेही जिस पद पर वो हैं बहुत बड़ी है, अपेक्षा भी उतनी ही बड़ी हो जाती। दूसरी जो 400 पार का नारा है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जनता का जो भरोसा है आप पर कि अगर उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो गई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखेंगे, उनको इंसाफ में कोई कमी नहीं रखेंगे। दोनों ही बात के लिए पीएम मोदी से अपेक्षा की जाती है। रमा जी, यही बात अमित शाह जी ने कही है कि अगर इस तरह की कोई बात है तो हम पीड़ित महिलाओं के साथ खड़े हैं। उसको उन्होंने डिनाई नहीं किया है कि हम नहीं उनके साथ खड़े हैं। महिलाओं का स्थान हमेशा बीजेपी में सबसे ऊपर रहा है और महिलाओं के जब बीजेपी ने किया है शायद अभी तक किसी ने नहीं किया उनके लिए। तो ये एक गलतफहमी है कोई कि मोदी जी उनके साथ नहीं। रमा जी, एक सवाल मेरा खुद का भी,
संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं को प्रधानमंत्री फोन करके उनका हाल समझते, उनको इंसाफ दिलाने की बात करते। क्या इसी तरह का अगर आप फोन नहीं कर सकते, एक पोस्ट तो किया जा सकता है? तो पोस्ट करेंगे ना। उनका जब संदेश खाली में सब सामने आ गया था, उनका नाम भी सामने आ गया था, जो विक्टिम थे उनका भी नाम सामने आ गया और जिन्होंने किया था वो भी सामने आ गया था। तो इसके लिए भी हम तैयार हैं, हम करेंगे, इनके लिए पोस्ट भी करेंगे। ऐसा कोई कहा नहीं क्या कि गलत था। बिल्कुल। करणवीर क्या कहना चाहेंगे? जी करणवीर क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस से अपेक्षा ज्यादा है क्योंकि प्रदेश में सरकार आपकी है। पिता की गिरफ्तारी क्योंकि उन पर भी संगीन आरोप है, और फिर प्रज्वल रेवन्ना, उनके खिलाफ क्या सख्त अगला कदम उठाएगी सरकार, या फिर चुनाव में कांग्रेस किस तरह से कैंपेन चलाएगी ताकि जनता को इसके बारे में और ज्यादा अवेयर किया जा सके? कि जहां तक स्टेट गवर्नमेंट की बात है, एसआईटी बिठा दी गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है, एक्शन प्रॉम्प्ट एक्शन ले लिया जा चुका है। जो अब जांच एजेंसियों को अपना काम करने दिया जाए, वो अपना काम करेंगे, एक्शन ले लिया गया। ये नहीं कि वी आर जस्ट सिटिंग ऑन इट। दूसरी बात, मैडम ने कहा कि हम ट्वीट कर देंगे, देख लेंगे। बात ऐसी है कि लिप सर्विस तो बहुत होती है भाजपा में, मगर एक्शंस कोई नहीं होते। वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यहाँ पे लिप सर्विस बहुत होती है, एक्शंस कोई नहीं होते। वहां पे बयान वही दिए जाते हैं जहां पे ऑपोजिशन की गवर्नमेंट हो, जहां पे इनकी पॉलिटिक्स इनको सूट करती है, जहां इनको पॉलिटिकल माइलेज मिलती है। मैं तो आज एक मैं फिर कहता हूं, पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते नहीं, एज अ सिटीजन ऑफ दिस नेशन, एज अ लॉयर, मुझे ये जो देश में ये हालात बन रहे हैं एंटी महिलाओं के, जैसे कि नीलम जी ने भी कहा, मणिपुर में सरेआम एक न्यूड परेड किया गया एक फीमेल को, वहां पे लगातार सेक्सुअल असॉल्ट हुए। जी हाँ, सॉरी, 2 फीमेल्स को। तो इन बातों का संज्ञान लिया नहीं गया। मणिपुर तो गए तक नहीं, प्रधानमंत्री बात नहीं करी, कुछ उस पर बात नहीं करी। और अब अगर कोई और ऑपोजिशन पार्टी की बात हो तो एकदम सारी बीजेपी के बयान निकलते हैं, स्मृति ईरानी एकदम से आगे आ जाती हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने से पहले देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। एज अ प्राइम मिनिस्टर उनकी ड्यूटी बनती है कि वो देश को संभाल के रखें और देश की औरतों को, फीमेल्स को वो इज्जत दे और वो प्रोटेक्शन दे। मगर ऐसा आज नहीं हो रहा, और मैं बड़ा सैड हूं आज इस डिबेट में कि हमने एक अकाउंटेबिलिटी नहीं देखी, एक रिमोर्स नहीं देखा। सिर्फ ये देखा कि कांग्रेस की गलती है, ये नहीं किया, वो नहीं किया। यहां तक कि इनके गृह मंत्री अमित शाह ने भी यही बात करी। अरे मेरे को तो दिल में दुख होता है कि एटलीस्ट पॉलिटिक्स को छोड़कर एक फीमेल के लिए तो, हजारों औरतों के लिए तो स्टैंड ले लीजिए, जो खुद आप तो यूर खुद फीमेल हैं आप प्रवक्ता जी। तो प्लीज आज हम एक यही रिक्वेस्ट है कि पॉलिटिकल लाइन से प्लीज ऊपर बढ़िए। जी, रमा जी कह रही हैं कि उनको अफसोस है कि ये गलत हुआ है। रमा जी ने पहली लाइन में ही कहा है करणवीर जी। नीलम मैम, मैं आपसे समझना चाहूँ। जी करण, आप अपनी बात रखना चाहे रख सकते हैं। अगला सवाल जी, देखिए मेरा कोई, मैं जानता हूँ रमा जी एक पार्टी की वर्कर है, वो है, मगर मैं सिर्फ ये कहता हूं कि ये नेशनल लीडर्स को देखना चाहिए। इसमें रमा जी अकेले कुछ नहीं कर सकती, ये नेशनल लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हेड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पे एक्शन लिया जाए। जी जी नीलम मैम, मैं समझना चाहूंगी कि मौजूदा भारत में महिला सुरक्षा अभी भी प्राथमिकता में नेताओं के, सियासी दलों के नजर नहीं आता। 2014 से पहले के भारत में और 2014 के बाद के भारत में कुछ खास असर नहीं देखने को मिल रहा है। अभी भी वही मुद्दे हैं, महिलाओं को इंसाफ पर सवाल बना हुआ है। भारत में चुनाव चल रहे हैं, उम्मीद जताई जाएगी कि महिलाओं को इंसाफ मिलेगा, लेकिन आप उम्मीद क्या जता रही हैं कि तय समय सीमा के भीतर एसआईटी जांच पूरी कर लेगी, आरोपियों को अदालत में लाया जाएगा और उनको जो कानून के तहत सज़ा दी जा सकेगी? जनता में कितना प्रभाव आप देख पाती हैं? जेडीएस के भविष्य पर आप क्या प्रभाव देख पाती हैं? महिला सुरक्षा जस का तस वहीं खड़ा है। नेहा, जहां तक महिला सुरक्षा का सवाल है, 2014 से पहले और 2014 के बाद एक डिफरेंस तो नजर आता है। पॉलिटिशियंस इस तरह के क्राइम में हमेशा इन्वॉल्व रहे हैं, दोनों पार्टी से रहे हैं, कांग्रेस से भी रहे हैं, भाजपा से भी रहे हैं, दूसरी पार्टियों से भी बहुत लोगों के इस तरह के केसेस आते हैं। लेकिन 2014 से पहले हमने ये देखा है कि उसी पार्टी के लोग, स्पेशली जो महिला नेत्रियां होती थी, वे भी खुलकर बोलती थी कि महिलाओं के अगेंस्ट अपराध हो रहा है। लेकिन 2014 के बाद अगर भाजपा सरकार के अपने कोई मंत्री उसमें इन्वॉल्व है, तो ना तो कोई मेल लीडर बोलता है, ना ही फीमेल लीडर्स बोलती हैं। ये जो चुप्पी है, ये ज्यादा खतरनाक है। पॉलिटिशियन इन अपराधों में लिप्त होते हैं, मैंने कहा दोनों पार्टी से होते हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी से मिल जाते हैं, वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। और
पॉलिटिशियंस जब जैसे इस पर्टिकुलर केस में देखिए उसने एक बहुत क्रिमिनल की तरह काम किया है, उसने खुद उनके वीडियो शॉर्ट्स बनाए हैं, वो उनको डेफिनेटली ब्लैकमेल भी करता होगा, उनसे दूसरी तरीके के काम भी करवाता होगा। तो ऐसा नहीं कि वो वीडियो बनाने का एक पर्पस है उसके पास। तो ये जो एक बहुत क्रिमिनल इंटेंट के साथ जो काम किया गया, ये बड़े हाई लेवल का क्राइम है और जिसको बहुत बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति एक सिटिंग एमपी है और हो सकता है इस बार फिर इलेक्शन जीत जाए, वो फिर से बन जाए। हमने बृजभूषण का तो आज तक कुछ बुरा होता ही नहीं देखा, तो इनके पास तो पैसा भी और ताकत भी है, और अगर सरकार भी भाजपा की बन जाती है फिर तो ऐसे लोगों को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। तो ये जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, जनता इसी को देख रही है। वही जो मैंने आपको बात कही कि जो रवन्ना का भूत अगर एक बार लोगों को समझ में आ गया कि जो पॉलिटिशियंस हैं, इस तरह के पॉलिटिशियंस को बचाया जा रहा है, उनके अगेंस्ट नहीं बोला जा रहा, उनका कैंडिडेचर नहीं खत्म किया जा रहा, तो उससे भाजपा को काफी नुकसान हो सकता है। तो बेहतर है कि इसको जल्दी से जल्दी जो है बाहर की जो इसकी जो प्रत्यापन करवा के इसको पुलिस के हाथ सौंपा जाए, तो अब तो शायद केंद्र सरकार अपना कुछ बचाव कर सकती है। दूसरा, जितना जल्द हो सके वो जेडीएस से किनारा भी कर सकती है, उनसे कोई खास नुकसान नहीं होने वाला, जिस तरह का उनका कॉन्फिडेंस लेवल है। बिल्कुल, कर्नाटक लिए जाने चाहिए। बीजेपी जितनी बताई जा रही है, खास करके जब केंद्र के चुनाव होते हैं, तो जिस स्थिति में है तो वो कोई बड़ा और सख्त फैसला ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी है उस स्थिति में तो भी महिला सुरक्षा के नाम पर कड़े फैसले की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी सदस्यों का, और कांग्रेस की प्रवक्ता करणबीर का, भाजपा की प्रवक्ता रमा महाजन जी का, और नीलम मैम आपका भी बहुत बहुत आभार कीमती वक्त निकाला स्ट्रेट टॉक के लिए। दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुंचानी है तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अपेक्षा भी रहती है कि आप हम तक अपना कीमती फीडबैक अवश्य भेजिएगा info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। नमस्कार।